को संगठित कर सकूं और 2024 में मोदी को सत्ता से उखाड़ सकूं। मनरेगा किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। एक बात का मैं और अपील करना चाहूंगा, खास तौर से जो दलित समाज है वो बड़ा गुमराह है कि हमारी हुकूमत आएगी, हम हुक्मरान बनेंगे, हम 85% के हैं। धीरे धीरे उस भ्रम से निकल तो रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी ये बहुजनी नारा के बाहर निकल करके कांग्रेस के साथ में खड़े हो, उतना ही इनका भला है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, तो मैं अक्सर दलित समाज से कहता हूँ, शायद कांग्रेस को आपकी इतनी जरूरत इस समय नहीं है जितना आपको। इस संदर्भ में मैं बोलता हूँ कि दलित समाज का एक इमोशनल टच है संविधान बाबा साहब, और आरक्षण के द्वारा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या सरकारी नौकरियों में, उसी से आगे बढ़ा है। लगभग ये खत्म हो रहा, और मोदी जी को हटाने का, आरएसएस के हटाने की ताकत एक ही पार्टी में है, वो कांग्रेस है। इसलिए बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो कांग्रेस का साथ दो, एक बार हटा दो। जिन जो दलित अपने आप को अम्बेडकरवादी करते हैं, अगर बाबा साहब से प्रेम है तो हटाओ। आज मैं अपने यहाँ AICC पर मीटिंग बुलाई थी 12 बजे से। जब भाई अनिल चौधरी जी का आदेश आया तो उनको मैंने कहा कि यहाँ आएंगे, लेकिन अभी हम 14 जिले हैं, उनका लगभग निर्माण हमने कर लिया है। मीटिंग, जो लोग कामगारों के बीच में काम करना चाहते हैं, कर्मचारियों के बीच में काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, आप जुड़े। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आने वाले कारपोरेशन के चुनाव में 1/3 1/4 ताकत बनने का काम ये कामगार और कर्मचारी संगठन करे। हमने इसका नाम कामगार कर्मचारी कांग्रेस रखा है, KKC 60 में, ताकि लोगों को ये समझ में आए, और बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। तो मैं आह्वान करता हूँ कि जो कामगारों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में काम करना चाहे, मीटिंग समापन के बाद AICC मिलें। वहाँ पर हमने मीटिंग बुलाई है, थोड़ा पोस्टपोन किया है। हम भी चाहते हैं कि इस तरह का एक बड़ा प्रदर्शन इसी सत्र के खत्म होने के पहले एक कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के बैनर के नीचे हुक के, और अनिल चौधरी जी उसे भी संबोधित करने के लिए आए। साथियों, ये अरविंद केजरीवाल या भी हमारे अलका जी ने काफी खबर ले लिया है, और मुझे ज्यादा खबर लेने की जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति के प्रति या आम आदमी पार्टी के प्रति जो सबसे बड़ा आकर्षण था, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का, टेम्परेरी जो एम्प्लॉय थे परमानेंट करने का, टीचर्स का परमानेंट करने का, इंजीनियर्स परमानेंट नहीं किया। ये झूठा व्यक्ति जाकर के पंजाब में धरना दिया कि पंजाब की सरकार परमानेंट नहीं कर रही है। यह नंबर 2 झूठा व्यक्ति है। नंबर 1 तो मोदी जी हटाने का काम शुरू कर दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए फिर से अनिल चौधरी जी, गोयल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सफल महंगाई के खिलाफ में प्रदर्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्राज जी। अब मैं इस घड़ी में जिनको बहुत ही सम्मान के मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो हमारी राज्यसभा MP हैं, जिनको
इस तानाशाही सरकार ने सच बोलने के लिए, राहुल गांधी जी की आवाज को बुलंद करने के लिए जिनको सस्पेंड किया था, वो आपके सामने आके इस सरकार की पोल खोलेंगी। तालियों और मोदी जी अब खत्म होने के पहले उनकी ज्योति चारों तरफ भभक रही है, दैदीप्यमान हो रही है, अब वो बुझने वाली है। हम सब जानते हैं यूपी में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बहुत से राज्यों में अब जहां जहां चुनाव होगा इनका सुपड़ा साफ होगा। मैं राज्यसभा से निलंबित सांसद हूं, मेरे साथ मेरी बहन फूलो देवी नेताम और हमारे 6 सांसद निलंबित हैं। हम लोग राज्यसभा के सदस्य हैं। अपनी बात, किसानों की बात, नौजवानों की बात, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, चाहे वो लखीमपुर खीरी से लेके कोई भी जगह को देख लीजिए, जो अत्याचार अन्याय हुआ उस बात को हम सदन में रखे। एक छोटी सी जगह थी, उसमें 42 मार्शल, पुरुष मार्शल हमें धक्का मुक्की किए और उस धक्का मुक्की में हमको निलंबित किया गया। ये मोदी सरकार, ये तानाशाही सरकार महिलाओं का सम्मान करना तो जानती ही नहीं। आज हम कांग्रेस पार्टी और राजीव जी ने जो महिलाओं को आरक्षण दिया, उसके तहत पंचायत से लेकर जनपद, जिला और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अगर आज ये महिलाओं का सम्मान करना जानते मोदी जी, तो आज लोकसभा, आज उनका पूरे देश में स्पष्ट बहुमत है, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण लाके पास करा लेते। लेकिन बहनों, मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। मोदी जी नहीं चाहते कि महिला आगे बढ़े, इसलिए वो बिल नहीं ला रहे हैं। बिल लाना तो बहुत दूर की बात, वो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। क्यों चर्चा करेंगे? यहाँ तो केवल शाह और शहंशाह 2 लोगों की चलती है, तीसरे किसी की नहीं चलती भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया छाया वर्मा जी। हमारे साथ मंच पर एआईसीसी के सेक्रेटरी भाई सीपी मित्तल जी भी मौजूद हैं। हमारे बीच में XMLA वीर सिंह दिगान जी, सुरेंद्र कुमार जी, हाजी फहीम साहब, वाहिद भाई, शिवम भगत जी, नौशाद भाई। अब मैं इस कड़ी में, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आप लोग बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, बिहार से उस बुलंद आवाज को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने बिहार से लेके और दिल्ली तक और पूरे देश में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का काम किया है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनके लिए तालियां बजाएं कि वो हमारे बीच में आए और हमें संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के संसद घेराव कार्यक्रम के ये लोग खड़े होंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी, कभी मेरे यहाँ भी प्रभारी थे, राज्यसभा के हम लोगों के सहयोगी आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब, कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेटर पार्टी के संसद में अध्यक्ष, बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य नेता भाई अधीर रंजन चौधरी जी, मंच पर बैठे ऐसे ख्याल रखेंगे मेरे सभी राज्यसभा के सस्पेंडेड साथीगण, कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथीगण, प्रेस के मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, मैं हृदय से संसद घेराव करने की जो सिद्धांत लिए हैं, थोड़ा पीछे रहो यार। संसद घेराव करने की जो रवैया अपनाए हैं, उसके लिए आप सबको और इस कदम के चलते आप सब काबिले तारीफ भी हैं। हिंदुस्तान में आज एक तानाशाही की राज चलते हैं। ये हिंदुस्तान की आम लोगों को पता होने लग गए हैं, और जब पता होने लगे हैं तो मोदी जी तिजोरी खाली करा के हर दिन अगर टीवी में देखे, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में और खासकर जहां चुनाव होने वाला है सारे राज्यों में, तिजोरी खाली करके विकास की ढिढोरा पीट रहे हैं। मोदी जी इसमें माहिर है।
कि हर चीज में कैसे ढिढोरा पीटा जाए, ये हिंदुस्तान के हर राजनीतिकों को मोदी जी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये कला मोदी जी को बखूबी मालूम होते हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, हर बात में ये जिक्र होते हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। ये सरकार कुछ दिन पहले कोविड के उपरांत हमारे देश में जब आर्थिक हालात चरमरासी हो गए हैं, तो ये मोदी की सरकार जब 14 करोड़ नौकरी है, 14 करोड़ नौकरियां चले गए हैं, तो ये मोदी की सरकार फैसला लिए कि हम 6 लाख करोड़ की जो संपत्तियां हैं हमारे देश में, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, इसको बेचना पड़ेगा। इसका कुल मिलाकर 6 लाख करोड़ की रकम हासिल करने के चलते ये सरकार ऐलान कर चुके हैं। मेरा सवाल ऐसे छोटी सी एक सवाल रखना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया होते तो ये 6 लाख करोड़ संपत्तियां बेचने के लिए तुम्हें ये मौका कहां से मिलते मोदी जी, ये सवाल मैं करना चाहता हूं। ये मोदी जी के जमाने में हमारे घर की माँ बहिनें ये नया तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। वो क्या है? रसोई घर में कर्फ्यू लगा दो। अगर रसोई घर में कर्फ्यू ना लगाए तो आपको बाजार से कुछ खरीद के लाने का जरूरत नहीं होगा। अब बाजार जाओगे तो बाजार में आग लगी है, तो बाजार में जब आग लगी है, जेब में जब पैसा नहीं है, तो अब रसोई घर में कर्फ्यू लगाना मुनासिब जरूर हमारे माँ बहनों ने हिंदुस्तान में महसूस कर रहे हैं। ये हालात बना दिया किसने? हमारे मोदी ने। कल राज्यसभा में जहां से हमारे निलंबित सदस्यों ने यहाँ आए हैं, बहन जी छाया वर्मा से लेकर हमारे शक्ति सिंह गोयल, अखिलेश जी सब निलंबित हुए हैं राज्यसभा से। अपना आम लोगों की बात रखने की, हिंदुस्तान के गरीब मजदूरों की बात रखने की गुनाह उन्होंने किए हैं, इसलिए उन सबको निलंबित किया गया है। तो भभकते रहते हैं, तो मोदी जी की दिया की भी ये भभकना शुरू हो गए, और इसके चलते वो आज डर के मारे हमारे रामलीला मैदान में महंगाई रैली अनुष्ठित करने की इजाजत भी नहीं देगा। आपको ये भी हम जानकारी दे, आज की तारीख में लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी ने एक स्थगन प्रस्ताव की मांग किया था। स्थगन प्रस्ताव की मुद्दा क्या था? स्थगन प्रस्ताव की मुद्दा ये था कि जब हम सरकार को पूछते हैं कि हमारे दिल्ली बॉर्डर पे पंजाब, हरियाणा, यूपी के लाखों की तादाद में जो किसान 1 साल से ज्यादा वहाँ आंदोलनरत हैं, उसमें कितने किसानों की मौत हुई है, कितने किसानों शहादत करने में मजबूर हुए हैं, इसका तरह ब्यौरा पेश किया जाए, इसका आंकड़ा दिया जाए। तो सरकार की तर्क ये रही कि लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून ये प्रांत के मसला है, और हमें ना तो हरियाणा सरकार और ना तो यूपीए सरकार ऐसा कोई सूचना नहीं दिए हैं कि आंदोलन की चलते वहाँ कोई भी एक किसानों की मौत हुई है। इससे बड़ा और क्या झूठ हो सकते हैं? आप सब जरा चिंता करके देखो। ये मोदी जी को हम बार बार ये गुहार लगाते आ रहे थे कि कम से कम हिंदुस्तान के किसानों को ये तो बताओ, पिछले 1 साल से
आंदोलन करते करते कितने किसानों को जान गंवाने पड़ी। हिंदुस्तान के आम लोगों को, हिंदुस्तान के किसानों को ये जानकारी लेने की अधिकार है। लेकिन मोदी जी की सरकार बहाने देते हुए, ये तर्क लगाते हुए कि कानून और स्थिति ये प्रांत की मसला है, हम कुछ नहीं कह सकते। आज राहुल जी क्या किया जानते हैं? आज राहुल जी एक नया इतिहास रचा दिया सदन के अंदर। सरकार को जो काम करना चाहिए था और सरकार की नाकामी के चलते राहुल जी को खुद ये बोझ उठाते हुए सदन के अंदर सारे सूची को पेश करने के मजबूर होना पड़ा। ये देखिए मोदी जी, मेरे यहाँ अभी इसी वक्त 400 से ज्यादा हमारे शहीद किसानों की सूची है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि आपका पास इसका सूची नहीं है। और राहुल जी सदन में बैठकर ये सारे पर्ची जमा दिया और उसका ऑथेंटिकेशन भी करा दिया, और उसका जिम्मेवारी भी उन्होंने लिया। मैं चुनौती देते हैं सरकार को, सदन के अंदर चुनौती दिया कि अगर राहुल जी की सूची में कोई गलत रही तो आप ये चुनौती स्वीकार करते हुए बयान पेश करो। देने का हिम्मत नहीं हुई। वो जो कहा था ना भड़कने वाला, ये दिया हो गए। आज वो डर के मारे कोई जवाब देने से इनकार करते रहे। ये है हमारे मोदी जी की आज की हालात। कल राज्यसभा में एक बयान पेश किया गया था सरकार की तरफ, आपको सुनने में हैरान होगा। ये बखूबी हैरान होना जरूरी भी है कि मोदी जी के जमाने में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के ऊपर टैक्स लगाते हुए, टैक्स की इजाफा करते करते ये सरकार कितने पैसा कमाया जानते हैं? 32 लाख करोड़ ये सरकार कमाई है। सिर्फ डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस पे टैक्स लागू करके कुल मिलाकर 32 लाख करोड़। कांग्रेस पार्टी नहीं कहते, ये बयान कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये बयान सरकार की तरफ से राज्यसभा में पेश किया गया है। आप देखिए, कांग्रेस की नेता राहुल गांधी जी आज तक मसला हो, चाहे वो महंगाई की मसला हो, चाहे चाइना की मसला हो, अभी ये मोदी जी चीन के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते। चीन हमारी देश की, हमारे सरहद के अंदर अतिक्रमण करते हुए 1000 स्क्वायर किलोमीटर अपने कब्जा में ले लिए हैं, लेकिन मोदी जी चुप्पी साधे हैं। मोदी जी की सिर्फ आवाज निकलते है पाकिस्तान के खिलाफ। उनकी आवाज की 3 पहलू है, इमरान, पाकिस्तान और मुसलमान, और कुछ नहीं आते हैं। अरे मोदी जी पाकिस्तान की आज की ताकत को रुकने के लिए हमारे सीमा पे, जो हमारे सीमा में तैनात बीएसएफ काफी है, बॉर्डर का, क्योंकि हमारे फौज बहुत बड़ा ताकतवर फौज होते हैं। और ये पाकिस्तान हमारे तमिलनाडु से भी कमजोर एक देश की नाम है। और ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास जो बीएसएफ है ना, वो बीएसएफ काफी है। लेकिन मोदी जी बार बार ये पाकिस्तान, इमरान, मुसलमान, हिंदुस्तान की सारे हिंदू एक हो जाओ, ये कहकर हमें भड़काने का, हमें बरगा लेने का ये सियासत करते जा रहे हैं। आज चीन के खिलाफ ये चुप्पी साधे हैं। चीन के खिलाफ कोई आवाज निकलते नहीं। आवाज किसने निकाले? हमारे नेता राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी आज से नहीं, सालों से ये कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जरूर, पाकिस्तान के साथ हमारा दुश्मनी है, लेकिन पाकिस्तान के मददगार कौन है? पाकिस्तान को पीछे से कौन ताकत मदद करते हैं? उसका नाम है चाइना। इनके खिलाफ आपको सही ढंग से कार्रवाई करना चाहिए। तो मैं कभी कभी कहते हैं राहुल जी की एक की बात, एक भविष्यवाणी, आज नहीं तो काल, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों सत्य में तब्दील होते जा रहे हैं हिंदुस्तान के लोग। ये थोड़ा गौर करके देखिए। तो इसलिए कांग्रेस को कार्यकर्ता इकट्ठा करना, लोग इकट्ठे करना सबसे मुश्किल काम है।
अनिल जी और शक्ति सिंह जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। ये इतनी लोग, इतने कार्यकर्ता आए हैं, ये तो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं और आपको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। अब इनका रथ तो हिल गया है। देखो, हिमाचल के जो रिजल्ट थे, उन्होंने मोदी जी का रथ तो हिला दिया। आप देखो, उधर रिजल्ट आ रहे थे कि सारा हिमाचल हार गए और उधर 10 रुपए और 5 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ते कर दिए। क्यों भाई, क्या हो गया? अब तो आप टैक्स लेने में माहिर थे, 24 घंटे टैक्स कलेक्ट करने में लगे थे, अब इलेक्शन हारने लगे तो अच्छा, उसके साथ ही किसानों की मांगे मान ली और वो जो 3 काले कानून है वो वापस कर लिए। तो इंडिकेशन तो बहुत साफ है, मोदी जी की सरकार, इनका काफिला अब हिल गया है। और अनिल चौधरी जी, शक्ति सिंह गोविल जी,